द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ दिल्ली से शरीक गुफ्तगू हैं रोहित शर्मा जी। ये बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और 20 साल पहले इनकी पाकिस्तानी जर्नलिस्टों से दोस्तियां हुई और ये उन दोस्तियों को अभी तक निभा रहे हैं और आज मेरे चैनल पे पहली दफ़ा तशरीफ लाए हैं। वेलकम रोहित जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी एंड इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो बिकॉज मैं एक लंबे अरसे से आपको जानता था लेकिन बातचीत नहीं हुई कभी भी। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस। आपके मैंने आर्टिकल्स पढ़े, आपको मैंने आपके मैं वीलॉग्स तो देखता ही रहता, लेकिन लंबे अरसे से फॉर व्हाट एवर रीजंस पाकिस्तान के ज्यादातर सीनियर जर्नलिस्ट से बातचीत थी लेकिन आप ही से नहीं हो पाई, पता नहीं क्या रीजन था। चले, देर आयत दुरुस्त आयत। अच्छा रोहित जी, ये बताइएगा कि इंडिया में आजकल बड़ी बाज़गश्त है डॉक्टर्स प्लॉट की, जिसका एक हिस्सा जो है वो रेड फोर्ट ब्लास्ट भी था और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वो कोई बहुत प्लान्ड अटैक नहीं था, पैनिक अटैक था, इसलिए कि जब इतने ज़्यादा वो डॉक्टर्स और उनके जो सपोर्टर्स थे उनके गिरफ्तार हुए तो इस बंदे को, ये भी डॉक्टर है ना, उसको समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं, तो उसमें उसने वो ब्लास्ट कर दिया। और उसके बाद जो है बहस ये छिड़ी है कि क्या इंडिया पाकिस्तान वॉर होने जा रही है, तो आपके ख्याल में कितने % चांसेस हैं? मैं डॉक्टर मुख्तदर खान का एक व्लॉग देख रहा था एंड यू नो ही टीचेस इन द यूएस पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते हैं वो, एंड ही कम्स फ्रॉम इंडिया, हैदराबाद दक्कन। तो वो ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना काफ़ी मुश्किल में है इस वक्त, इसलिए कि अगर वो ओपनली इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जैश मोहम्मद ने किया और जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है, तो फिर डोमेस्टिक प्रेशर उन पे बढ़ जाएगा कि वो ज़रूर कोई कार्रवाई करें। कि वो, जैसे उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है सिर्फ पॉज हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, तो अब जो है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 वो शुरू करेंगे। तो लेकिन उसमें एक रुकावट ये भी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इसके खिलाफ हैं। हो सकता है वो पब्लिकली जो है वो ये कह दें कि जी मैं 200% जो है टैरिफ बढ़ा रहा हूँ इंडिया पे, इसलिए कि उसने जंग शुरू की है। तो आप कैसे देखते हैं इन सब बातों को? डॉक्टर मुख्तदिर खान को मैं बहुत साल से जान रहा हूं और डॉक्टर मुख्तदिर खान के पहले मैं आर्टिकल्स पढ़ा करता था, अब तो मैं वो दोस्त भी है मेरे, उनके साथ इंटरव्यू भी किया है। एक चीज, डॉक्टर मुख्तदिर खान का जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हमेशा उस एंगल से होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एंटी मोदी या मोदी हेटर, लेकिन वो कहीं पे मोदी से मुख्तलिफ व्यू रखते हैं। एक चीज ये, दूसरी चीज, ही इज नॉट एंटी इंडिया। वन थिंग इज वेरी क्लियर, लेट मी मेक इट क्लियर, वो भले ही इंडियन सिटीजन नहीं है, वो अमेरिकन सिटीजन है, लेकिन वो एंटी इंडिया तो नहीं है। बहुत सारे लोग ब्रांड करने की कोशिश करते हैं उन्हें कि वो एंटी इंडिया है या इंडिया हेटर है, नहीं है वो एंटी इंडिया नहीं है, वो इंडिया हेटर भी नहीं है। वो एक व्यू रखते हैं जो कि उन्हें लगता है कि कहीं पे अमेरिका के फेवरिंग व्यू होगा, क्योंकि उनका कंट्री है, वो अमेरिका फेवरिंग व्यू रखते हैं। और कहीं ना कहीं उनके व्यूज में एक चीज होती है कि अमेरिका इस हिसाब से बेस्ट रहेगा। लेकिन एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि इस पूरे गेम में ये जो रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ और उसके बाद हमने जितनी भी डेवलपमेंट्स देखी हैं, इशारा कहां जा रहा है? इशारा जा रहा है पाकिस्तान की ओर। जैश बिल्कुल क्लियरली इन्वॉल्व दिख रही है। एक डॉक्टर थी, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर शाहीन का जो बातचीत चल रही थी, जैश के चीफ मसूद अजहर की बहन से बातचीत चल रही थी, ये अब सबके सामने ओपन में। तो हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बार बहुत रेस्पॉन्सिबली काम कर रही है, जहां मौका मिल रहा है रेड मारी जा रही है, प्रूफ इकट्ठे किए जा रहे हैं। एक व्हाइट कॉलर टेररिज्म है और हमारे सामने अब एक चीज बहुत क्लियर है कि आफिया सिद्दीकी वाज नॉट एन एबरेशन। पढ़े लिखे डॉक्टर्स टेरर में जा सकते हैं और जा रहे हैं। तो आफिया सिद्दीकी अकेली नहीं थी और दूसरे डॉक्टर्स को भी इंडोक्ट्रिनेट किया जा रहा है इस जिहादी फिलॉसफी से। और ये 2 महीने से ऊपर से ये प्लॉट चल रहा था। ये 2 महीने से ऊपर से अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर रहे थे, तो ये एक लंबा प्लॉट था। ऐसा इकट्ठा किया वाया दुबई, तुर्की में, क्योंकि
तुर्की में एक हैंडलर बैठा था जो कि इनको बता रहा था कि अब ये करना है, ये करना है, ये करना है। जो अटैकर था, लोन वुल्फ अटैकर, वो अटैकर जो था वो पुलवामा का था, उसका घर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन वो पुलवामा का था, और पुलवामा के और भी कुछ लोग इसमें, पुलवामा या जम्मू एंड कश्मीर के और भी कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व मिले हैं, ठीक है। जो 32 गाड़ियां, 32 कार्स से ये ब्लास्ट करने थे, 6 दिसंबर को करने थे। 2 रीजन 6 दिसंबर के, एक तो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की एनिवर्सरी है। हालांकि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन 1992 का मामला है, मैं ये फिर से रिपीट करूंगा, 1992 का मामला है। 30 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो भूत हमारे सामने कभी ना कभी दोबारा आता है, राइट। और इस डेमोलिशन को इसका कोई गम अब इंडियन मुस्लिम्स में भी नहीं है कि यार ठीक है, हो गया तो हो गया, एक सेपरेट लैंड दे दी गई है, वहां पर मस्जिद बनाने की बातचीत चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है। और अब इंडियन मुस्लिम्स भी उस बात को छोड़ चुके हैं कि यार ठीक है, टूट गई तो टूट गई। एक और आप स्टैंस देखेंगे हिंदुत्व में या हिंदूवादियों में या बीजेपी में, ऐसी और भी जो मंदिर हैं जिनके ऊपर मस्जिद बनी है, अब उन पर कोई बातचीत नहीं हो रही। आरएसएस चीफ खुद ये बोल रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद कीजिए, राइट। तो अब कोई ऐसा स्टैंड नहीं लिया जा रहा। और उस पर जो बात है बाबरी मस्जिद, वी हैव गॉन a lot of water has passed through Ganga in the around 30 years, in the past 30 years. लेकिन ये भूत बार बार हमारे सामने आ रहा है। एक रीजन और, उसको जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है ताकि ये दिखाया जाए कि हम तो बदला ले रहे हैं मुसलमानों के लिए, लेकिन मिशन क्या है? मिशन इज टू अटैक इंडिया। देन दूसरा रीजन, 6 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन इज हियर इन इंडिया। आज दिन में एक पर्टिकुलर एक प्लेन आया है, कुछ उनका इक्विपमेंट लेकर के इंडिया ही पहुंचा है। और अब उनकी विजिट की तैयारी शुरू हो रही है। उनकी विजिट से बहुत सारी तैयारियां होती है, सिक्योरिटी की, सर्वेलेंस की, वो सारा का सारा इक्विपमेंट आना शुरू हो चुका है। अगर व्लादिमीर पुतिन यहाँ होते और उस समय वो ब्लास्ट होते तो इट वुड हैव बीन मच मोर डेंजरस। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ने बहुत रेस्पॉन्सिबली काम किया है, गवर्नमेंट सारे प्रूफ्स इकट्ठे कर रही है, उसके बाद जाकर के शायद कहीं कुछ बोले। अभी तक कुछ बोला नहीं है गवर्नमेंट ने, किसी पे आरोप नहीं लगाया। जो हमें मीडिया से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि टर्की से डालते टेंशंस या कुछ। प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट का एक मोडस ऑपरेंडी है। मोडस ऑपरेंडी है, साइलेंटली काम कीजिए, रिजल्ट दिखाइए। वी हैव सीन इट इन, हम लोगों ने बालाकोट के टाइम पे देखा, हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के टाइम पे देखा। रात में सडनली अटैक किया और उसके बाद इमीडिएटली एक प्रेस रिलीज आई कि हमारा अटैक ओवर है। लेकिन गवर्नमेंट कैलकुलेशन पहले से करके बैठी थी कि सामने से रिटेलिएशन आएगा और हम फिर करेंगे। इस बार आज ही की खबर है, वो कौन सी लोकेशन है जहां पर आपके इससे 150 बॉर्डर से 150 किलोमीटर दूर आपके हेलीकॉप्टर्स, पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे। मैं आपको लोकेशन बता देता हूं उसकी। ये लोकेशन है गुराख सलीम एयरबेस, झेलम सिटी के पड़ोस में। हेलीकॉप्टर्स ने लो फ्लाइट ली है। इससे पहले इस्लामाबाद से लाहौर की ओर आते हुए कुछ टैंक्स देखे गए थे, ट्रेन पे आ रहे थे, ठीक है, वो उसका भी वीडियो अवेलेबल है। ये पाकिस्तान की तरफ से तैयारियां चल रही हैं। इंडिया की तरफ से क्या तैयारियां हैं वो अभी तक किसी को नहीं पता। क्यों? टेंशन तो है और सबके दिल में एप्रीहेंशन है कि कोई एक्शन जरूर हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट, या डिफेंस मिनिस्टर ने भी, होम मिनिस्टर ने भी, सबने एक स्टेटमेंट बार बार बोला, एनी एक्ट ऑफ टेरर इज अ एक्ट ऑफ वॉर। नाउ ये स्टेटमेंट इतनी बार रिपीट किया गया कि अब इस स्टेटमेंट को नेगेट नहीं किया जा सकता। अब इस पर खड़ा रहना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर मोदी। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले 11 साल के टेन्योर में, 11.5 साल हो गए, टेन्योर में कहीं बैकआउट किया है तो वो सिर्फ फार्म लॉस पे किया है, अदरवाइज उन्होंने बैकआउट कहीं नहीं किया है। और बैकआउट करने वाला आदमी भी नहीं है। ही विल रिजाइन बट नॉट बैकआउट। ये उनके सबसे करीबी लोग बोलते हैं, उनके सबसे वो लोग बोलते हैं जो उनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस बात पे टिका रहना पड़ेगा। दूसरी चीज कि प्राइम मिनिस्टर मोदी
अपनी सारी प्लानिंग्स जिस तरीके के अभी गुजरात में थे वो, तो शेड्यूल बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है। सीसीईए की मीटिंग हुई, कैबिनेट कमेटी ऑन, सॉरी सीसीईए नहीं, सीसीएस की मीटिंग हुई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। ब्लास्ट के अगले 72 घंटे के अंदर अंदर मीटिंग हो गई। सीसीएस की मीटिंग, फिर कैबिनेट की मीटिंग। सीसीएस की मीटिंग क्या होती है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। प्राइम मिनिस्टर बैठे होते हैं उसमें, उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बैठे होते हैं, उसमें होम मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। सिर्फ ये 5-6 मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये मीटिंग एक अनशेड्यूल्ड मीटिंग की गई थी जिसमें कुछ डिसीजंस लिए गए, फिर उसके बाद मीटिंग्स पे मीटिंग्स हुई। तो इससे पता तो लगता है कि कुछ कुछ प्लानिंग में है गवर्नमेंट, इसमें कोई शक नहीं। तो वी कैन सी प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि साइलेंटली काम करते रहते हैं और रिजल्ट ही सीधे सामने आता है। वी हैव सीन मीटिंग्स और कुछ तो ये मीटिंग्स बता रहे हैं। दूसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो गुजरात में थे वो ये दिख रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल शेड्यूल चल रहा है, और नॉर्मल शेड्यूल हमने बालाकोट से पहले भी देखा था, हमने ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी देखा था। अभी हाल में इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स, खासतौर से सर्वेलेंस प्लेन, वो कराची के पड़ोस से गुजरे। ऐसी इंफॉर्मेशन आई, बाद में बोला गया कि स्पूफिंग थी, लेकिन वो पड़ोस से गुजरे तो कहीं ना कहीं वो नजर रख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से क्या मूवमेंट है। अच्छा, इस पूरे गेम में प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर, उस स्टेटमेंट के बाद हम जो इंडिकेशंस देख रहे हैं, हमारे सामने जो प्रूफ्स आ रहे हैं वो ये हैं कि कहीं ना कहीं जैश का इसमें इन्वॉल्वमेंट था, और जैश की ओर उंगली उठते ही सीधे सीधे पाकिस्तान पे उंगली आती है। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं बोला, लेट्स वेट एंड वॉच। बातचीत चल रही होगी क्योंकि गवर्नमेंट इतनी साइलेंट है, इसका मतलब बातचीत तो चलती होगी, इंटरनेशनल लीडर्स से बातचीत चल रही होगी। अमेरिका बीच में जरूर घुसा होगा। यहाँ मैं मुख्तदिर खान साहब को सपोर्ट करता हूँ कि अमेरिका घुसा होगा बीच में। अमेरिका के साथ साथ रशिया भी घुसा होगा, हो सकता है चाइना भी इन्वॉल्व हो। अभी तक मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इन सबसे बातचीत हो रही है कि नहीं, लेकिन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में फॉरेन मिनिस्टर भी बैठे होते हैं और फॉरेन मिनिस्टर ने डिटेल बताई होंगी। रेड फोर्ट ब्लास्ट के तुरंत बाद ही सारे कंट्रीज से बातचीत शुरू हो गई होगी। होम मिनिस्ट्री में मीटिंग्स हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मीटिंग्स चल रही हैं। वहां पे अप्रेज किया जा रहा है होम मिनिस्टर को कि क्या सिचुएशन है। होम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों के दोनों टच में एक दूसरे से और कॉन्स्टेंटली टच में। तो एक्शन कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, वरना आगे आने वाले टाइम में प्राइम मिनिस्टर मोदी किस फेस सेविंग के साथ लोगों के सामने जाएंगे कि आप तो बोलते थे एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर, तो वो अब कहां गया। और आप तो एक चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि हालांकि इन्वेस्टिगेटर्स बोल रहे हैं कि ये एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन है, लेकिन ये एक्सप्लोजन हुआ बिहार इलेक्शन के फाइनल राउंड से एक दिन पहले। 2 ही राउंड थे बिहार इलेक्शन के, बिहार इलेक्शन के फाइनल राउंड से एक दिन पहले ब्लास्ट हुआ। तो इसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था बिहार इलेक्शंस पे कि सिक्योरिटी इशू क्या है, लेकिन उसकी डिटेल्स जो आती चली गई वो उसमें इतना एंटेंगल हो गया कि सिक्योरिटी इशू बन नहीं पाया। अगर ये 5 दिन पहले 6 दिन पहले हो गया होता तो बिहार इलेक्शन पे बीजेपी को बड़ा इम्पैक्ट झेलना पड़ता। और बिहार इलेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद देखिए 13 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ एक्शन होता है। मुझे उम्मीद है कि कोई एक्शन जरूर होगा और सामने, क्योंकि सारे एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि एक्शन तो जरूर होगा। कितना बड़ा होगा, पिछली बार भी एनालिस्ट ने यही बोला था कि बालाकोट से बड़ा एक्शन होगा। हम देखेंगे कि एक्शन क्या हो रहा है और कब हो रहा है, लेकिन इस बार कोई एनालिस्ट ये नहीं बोल रहा कि ऑपरेशन सिंदूर से बड़ा, लेकिन होगा जरूर। जो डिटेल सामने आ रही है वो ये है कि मुरीदके में जैश हेडक्वार्टर पे हमले की का बदला लिया जाना था इससे, तो इस पे जिसमें जैश ए मोहम्मद के चीफ के कई लोग मारे गए थे फैमिली के, अब उसका बदला लिया जाना था। तो अगर ऐसा कुछ एंगल है तो जैश पर इस बार बड़ा एक्शन हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा रोहित जी, मुरीदके में जो है ना वो जैश ए मोहम्मद ही बल्कि लश्कर तैयबा का हेड ऑफिस है। इनका जो है जैश का वो है भावलपुर में है। भावलपुर, सॉरी। हाँ, जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अगर
क्रेडिबल एविडेंस मिल जाती है इंडियन गवर्नमेंट को, वो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जाहिर है कि वो शेयर की जाएगी। तो क्या तकाजा होगा, क्या मुतालबा होगा इंडियन गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट ट्रंप से कि वो क्या करें, वरना वो हाँ वो कहेंगे कि जी वरना फिर हम जो है वो दूसरा एक्शन लेंगे अगर आप कुछ नहीं करते इसमें। क्या क्या व्हाट शुड द इंडियंस एक्सपेक्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप? एक चीज समझने की है कि यहां पर एक टेरर अटैक हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप की कोई परवाह ये गवर्नमेंट कर रही हो पिछले एक साल में, मुझे तो नहीं देखा है। प्रेसिडेंट ट्रंप वहां से टैक्स पे टैक्स इंपोज करते जा रहे हैं। चाइना ने घुटने टेक दिए, अब तक इंडिया ने नहीं टेके। इंडिया साफ बोल रहा है कि हम अपने फार्म्स को बचा के रखेंगे, और अब तक फार्म्स खोले भी नहीं। जो फार्म एक्सपोर्ट्स को बोल रहे थे नहीं खोले, चाइना ने खोल दिए। ठीक है, इंडिया के ऊपर तकरीबन 1-1.5 साल से प्रेशर है कि आप रशियन ऑयल मत लीजिए। इंडिया बार बार बोलता है कि हम रशियन ऑयल खरीदेंगे। इनफैक्ट ट्रंप ने खुद स्टेटमेंट दिया कि मेरी मोदी से बात हो गई है और हम आगे आने वाले टाइम में इंडिया जो है अपना रशिया से ऑयल कम करता जाएगा खरीदना और बंद कर देगा। ट्रंप के स्टेटमेंट से अगले ही महीने जो स्टैटिस्टिक्स आई वो ये थी कि इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट्स रशिया से बढ़ा दिए, और आज ही एक स्टैटिस्टिक्स और आई है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन ऑयल नाउ। तो ट्रंप की स्टेटमेंट्स को और ट्रंप की पॉलिसीज को इंडिया परवाह ही नहीं करता। ट्रंप को डालने, अच्छा ट्रंप की एक और मैं आपको खबर बताता हूँ। ट्रंप ने जितने % टैरिफ लगाए थे पूरे कंट्री पे, उन्हें रोल बैक करने पे आ चुके हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन अमेरिका में हाई होती जा रही है। वो टैरिफ किसने पे करने हैं? अमेरिका ने, अमेरिका के लोगों ने। जो फूड पे टैरिफ लगे थे, जो तेल पे कुकिंग ऑयल पे टैरिफ लगे थे, उससे इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ रही थी और अमेरिकन परेशान हो रहे थे, तो उन्हें रोल बैक करना पड़ा। आप क्या प्रोड्यूस करते हो? अमेरिका प्रोड्यूस क्या करता है? हथियार, बस। इससे ऊपर क्या प्रोड्यूस करता है? अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट जो है सॉफ्टवेयर, हथियार एंड बॉलीवुड का एंटरटेनमेंट। ठीक है, अब इससे ऊपर अमेरिका शर्ट्स बनाता हो, पैंट्स बनाता हो, कार्स अमेरिकन में मान लेता हूँ कि बहुत सारी चलती है। कितनी कार्स अमेरिकन, मुझे एक जमाना हुआ करता था फोर्ड की कार यहाँ पे इंडिया में बहुत फेमस होती थी। पता नहीं, मुझे लगता है पाकिस्तान में भी इतनी फेमस नहीं होंगी। और एक जनरल मोटर्स की कार, जनरल मोटर्स तो अपनी कंट्री में कार नहीं बेच पा रही, तो बाकी सबको तो भूल जाएगा, राइट। वो अमेरिका जो है उसका, उसकी इकोनॉमी ही डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पे, वही उसी पे टैक्स लगा दिया। आप लगा दीजिए 1000% टैक्स, आप 5000% टैक्स लगाइए ना। आपने अभी तक लगा करके क्या क्या पा लिया? तो इंडिया को अच्छी तरह से पता है क्योंकि जितने ज्यादा % टैक्सेस लगाएगा अमेरिका, उतना अमेरिकन इकोनॉमी को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम उनको इतना सस्ता सामान बेच रहे थे, सामान कहीं और से खरीद ही नहीं पा रहे थे। इकोनॉमी उनकी चल रही थी उस सस्ते से। दूसरी चीज, यहां मैटर बहुत सीरियस है। एक होता है रेड फोर्ट पे, लाल किले पे, जहां प्राइम मिनिस्टर हर साल जाते हैं अपना लेक्चर देने, अपनी स्पीच देने इंडिपेंडेंस डे पे। लाल किले के सामने कौन सी जगह? फेमस चांदनी चौक, एकदम सामने। लाल किला इस साइड है रोड के, चांदनी चौक उस साइड, उसके एकदम पड़ोस में जामा मस्जिद, हार्ट ऑफ दिल्ली है वो। वहां पे ब्लास्ट इज अ बिग ट्रबल। उसके पड़ोस में पूरा दरियागंज और ये वो एरिया है। समझने की बात है कि अगर आप दिल्ली को हिट कर रहे हैं और उसके बाद ट्रंप आकर के बीच में बोल रहे हैं कि नहीं नहीं यार आप एक्शन नहीं ले सकते, इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर, इट्स गोइंग टू बी अ बिग डिजास्टर। क्योंकि इंडिया की सिक्योरिटी का इशू है, वहां पे टैरिफ लगाने की बात कर रहे हो। एक ऐसे टाइम पे जब पुतिन इंडिया विजिट करने वाले हैं, ट्रंप को की अंदर हिम्मत होगी ये बात बोलने की? मुझे शक है। डॉक्टर मुक्तदिर खान बहुत समझदार एनालिस्ट हैं, वो कई चीजें ओमिट कर जाते हैं। वो ये चीज भूल जाते हैं कि इंडिया, रशिया और चाइना की एक्सेस कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होती थी। वो इन चीजों को वो भूल गए कि 6 साल बाद इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई हैं। 6 साल बाद हम दोनों की बहुत सारी चीजें शुरू हुई हैं। हम लोग वी आर कमिंग क्लोजर। इंडिया, चाइना, रशिया एक्सेस एक्चुअल में अब बनती दिख रही है, और ये एक्सेस मुझे सबको बनती दिख रही है, तो क्या ट्रंप को नहीं दिख रही? और इंडिया, चाइना, रशिया एक्सेस बनी
तो ट्रंप के लिए कितना डेंजरस है ये एक्सेस, एवरीबॉडी नोस। आप देखिए सोने की कीमत 2000 की 2004 के आसपास, 2004 या 2000 के आसपास सोने की कीमत 4000 रुपए पर 10 ग्राम्स थी। आज क्या है 1,26,000। क्यों है? क्योंकि हर कंट्री इंस्टीट्यूशनली सोना खरीद रहा। हम अपने गोल्ड, अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को, ज्यादातर कंट्रीज अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को गोल्ड में रख रहा है डॉलर की जगह। अमेरिका की इकोनॉमी तोड़ने की कोशिश है यहाँ। हम क्या करते थे, जितने सरप्लस थे वो अमेरिका के पास रख देते थे। अमेरिका की 2 कंपनीज है, फेनी मे और फ्रेडी मैक। वो कुछ इस तरीके से है जैसे हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड्स होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस होती है, ये ऐसी कंपनी है। जितने भी एक्स्ट्रा हमारा पैसा था वो वापस हम वहीं इन्वेस्ट करते थे। ये चीज साइलेंटली तोड़ी जा रही है, डी-डॉलराइजेशन। ये डी-डॉलराइजेशन कहां जाएगा? इससे पहले 2 लोगों ने ये कोशिश की थी, एक गद्दाफी ने और एक सद्दाम हुसैन। क्या हुआ था दोनों का सबको पता। लेकिन अमेरिका इस डी-डॉलराइजेशन के खिलाफ काम करता है, जो भी उसमें जाता है। इंडिया भी बोल रहा है कि हम डी-डॉलराइजेशन के खिलाफ है, हमें नहीं प्रॉब्लम, हाँ हमें नहीं फर्क पड़ता। तो इतना सारा सोना क्यों आ रहा है भाई इंडिया में? हर बार एक नई खेप सोने की इंडिया लैंड करती है। हमारा जो सोना वहां अमेरिका में, ब्रिटेन में जो लॉकर्स में रखा था वो भी उठा करके आने शुरू हो गया। कैसे और क्यों? ये डी-डॉलराइजेशन साइलेंटली ये तीनों कंट्रीज नहीं सब मिलके कर रहे हैं। और अमेरिका को अच्छी तरह से पता है कि इंडिया, रशिया और चाइना की एक्सेस कहां जाकर के उस पर चोट मारेगी। तो ऐसे में अमेरिका इंडिया के खिलाफ जाएगा। ट्रम्प चाचा तो जैसे बोलते हैं कि एक नोबेल पीस प्राइज के लिए वो कुछ भी कर रहे थे, नोबेल भी नहीं मिला। नेक्स्ट ईयर वो फिर कोशिश करेंगे, इतने में वो जितना डैमेज कर ले अपने कंट्री को। लेकिन लॉन्ग टर्म पे अमेरिका के जो अमेरिका में लोग रहते हैं, अगर इनसे कभी आप बात करें तो सबके सब यही बोलते हैं कि इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत खराब, और ऐसी सिचुएशन है जहां पर रिटेलर्स जो है वो अपना मार्जिन नहीं निकाल पा रहे हैं। सामान इतना महंगा हो गया, रेस्टोरेंट जो है लॉसेस में चलने शुरू हो गए। तो ऐसे में क्या अमेरिकन इकोनॉमी सस्टेनेबल लेवल पे है? दूसरी चीज, इंडिया के साथ आप दुश्मनी दिखा रहे हैं, इंडिया पे टैक्सेस मारते जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारी बात। तो आपने डिफेंस कोई तो रीजन रहा होगा। डिफेंस पैक्ट आपने अभी किया, जनरल इलेक्ट्रिकल्स के इंजन आपने रोके थे 2 महीने, उसके बाद फिर आने शुरू हो गए ना, क्योंकि इंडिया सैफरन के साथ इंजन में भी बातचीत में है। सैफरन इज अनदर कंपनी व्हिच सेल्स इंजन, फ्रेंच है, और वो में टेक्नोलॉजी देने की बातचीत कर रहे हैं। तो अगर आप इतनी बड़ी डील नहीं लूज करना चाहते तो बाहर में जाए। एक विजिट कैंसिल हुई थी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की, जेवलिन मिसाइल पे बात होनी थी, सडनली डिफेंस पैक्ट सामने आ गया। अगर इंडिया ने आपसे जो खरीद रहा है 500 बोइंग के एयरक्राफ्ट, हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं, एयर इंडिया ने और इंडिगो एयरलाइंस ने 500 का ऑर्डर दिया हुआ है। इतना बड़ा ऑर्डर हिस्ट्री में कभी नहीं मिला था बोइंग को। तो अगर इंडिया के साथ आप डील नहीं करना चाहते, हम तो एयरबस से खरीद लेंगे, वील बाय एयरबस, देयर इज नो प्रॉब्लम। अमेरिका कहां पे इकोनॉमी पे चल रहा है? ठीक है, ये भी मुक्तदिर खान मेरे चैनल पे साफ बोल चुके हैं कि इंडिया 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, अमेरिका 36 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, बहुत छोटी इकोनॉमी है, तो इंडिया को अमेरिका तवज्जो नहीं देता। तो हमसे बड़ी जितनी इकोनॉमी है उनसे उनको तवज्जो दे दो। 2 ही तो हैं, जर्मनी और चाइना। किसी से तो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो फैक्ट इज के इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और इंडिया की एक मिडिल क्लास है, और वो मिडिल क्लास वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास जो है वो बाइंग पावर रखती है, बाइंग कैपेसिटी रखती है, और उस लार्जेस्ट मिडिल क्लास को इंडिया गॉट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कफोर्स इन द वर्ल्ड, वी हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो ये मार्केट आज से 40 साल पहले इंडिया वाज समवेयर अराउंड 15th नंबर की इकोनॉमी और समथिंग लाइक दैट। आज इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया का पोटेंशियल इमेंस है। तो इनको भी पता है, अमेरिका को भी पता है कि आज से 40 साल पहले इंडिया कहां था और 40 साल बाद कहां होगा। 40 साल के बाद शायद इंडिया 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा और अमेरिका 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा।
चाइना नंबर 1 होगा। ऐसे में क्या आप इंडिया को छोड़ सकते हैं? तो इस ये टेरर अटैक पे अगर ट्रंप इंडिया से रिलेशंस बिगाड़ना चाह रहे हैं, मुझे खुशी होगी कि वो बिगाड़े। ट्रंप के जो लोग हैं, जो ट्रंप के साथ जो काम करते हैं, वो ऐसा कोई स्टेप ट्रंप को उठाने नहीं देंगे। दूसरी चीज, ट्रंप भी गेम खेल रहे हैं। ट्रंप पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, साथ-साथ तालिबान से भी अच्छे रखना चाहते हैं, साथ-साथ चाइना से अभी डील कर रहे हैं। What is Trump doing? Is he trying to save the crashing economy of America? अमेरिका की वो इकोनॉमी 36 ट्रिलियन पे होगी, 30 ट्रिलियन पे होगी, जहां पे भी है वो, वहां पे उसके पास वो ग्रोथ रेट नहीं है जो ग्रोथ रेट चाहिए उसको चाइना से compete करने के लिए। और आज नहीं तो कल, शकील साहब, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझसे लिखवा के रखिए कि अगर दो कंट्रीज वॉर पे जाने वाले हैं, ये दो कंट्रीज आर नॉट इंडिया एंड पाकिस्तान, दे आर अमेरिका एंड चाइना। और आज नहीं होगी, वो 20 साल बाद होगी। जितना लेट लड़ेंगे उतना चाइना पावरफुल होगा, उतना चाइना के पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होंगे। ऐसे में इंडिया को वो ज्यादा से ज्यादा एक्सेस देने की कोशिश करेंगे। इंडिया I2U2 में है, इंडिया क्वाड में है, ठीक है, और एक ऑल्टरनेटिव क्वाड बनाने की कोशिश की थी अमेरिका ने। क्या वो ऑल्टरनेटिव क्वाड का नहीं वो सस्टेन कर पाया। इंडिया के सिंगापुर के साथ एक्सरसाइजेस चल रही हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी, ब्रूनोई विजिट किया। क्यों विजिट किया? इंडिया के लेना इन कंट्रीज से। पापुआ न्यू गिनी तो हमारे एक्सपोर्ट में आता भी नहीं है। वो आप एक देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया, प्राइम मिनिस्टर ने लैंड किया और पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर आकर के उनके पैर छू रहे हैं। पहली बार शायद किसी दूसरे कंट्री में किसी प्राइम मिनिस्टर, ये रीजन मैं ये नहीं बता रहा, ये रेस्पेक्ट की बात होती है, उन्होंने रेस्पेक्ट दी, अलग चीज। लेकिन हम पापुआ न्यू गिनी गए क्यों? क्या इंडिया का कोई इंटरेस्ट था? नहीं था ना। ये सोचने की बात है। इंडिया का इंटरेस्ट खास नहीं था, कहीं से कुछ बोला। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं। बगराम एयरबेस, इसी में बात कर लेते हैं। वहां पे एक सोलर पावर प्लांट लगा है। सोलर पावर प्लांट सीआईए को पता नहीं चला। हमारे इतने सारे सुखोई वहां पे लैंड किए, वहां पे सुखोई खड़ा है, वहां पे राफेल खड़ा है, पाकिस्तान को पता नहीं चला। गए तो पाकिस्तान के ऊपर से ही होंगे। पाकिस्तान के रडार क्या कर रहे थे? सो रहे थे। चलो मैं कहता हूँ पाकिस्तान के ऊपर से नहीं गए, वो बे ऑफ बंगाल में गए, उसके बाद ईरान में गए और फिर उसके बाद ऊपर गए, तब भी तो पाकिस्तान देखता है। सबको पता था बगराम एयरबेस इंडिया के हाथ में आ गया। वहां हमने रडार बनाया है, वहां हमने दूसरे इंस्ट्रूमेंट लगाए, सबको तो पता था। इट इज कि अमेरिका को मिल जाए वो बेस, चाइना को पसंद नहीं था। तो ये सारे कंट्रीज मिलकर के सोच रहे थे कि यार एक ही न्यूट्रल कंट्री है जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया उसको दे दो। ये साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है। इसको, इस चीज को कोई बोलना नहीं चाहता है। मैं पहला आदमी जो बोल रहा हूँ। इसमें चाइना की भी अंडरस्टैंडिंग रही होगी, इसमें अमेरिका की भी रही होगी और रशिया की भी रही होगी कि बगराम एयरबेस दे दो, और इंडिया को भी फायदा था। तालिबान को क्या फायदा? पाकिस्तान के प्लेन जाकर के काबुल में बॉम्बिंग कर रहे हैं, बॉर्डर एरियाज पे बॉम्बिंग कर रहे हैं। अब इंडियन प्लेन्स वहां खड़े हैं, अब बॉम्बिंग बहुत टफ हो जाएगी। ये तालिबान ने यही सोच के किया था। और तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी यहाँ थे, उसके 5-10 दिन बाद ही तो ये चला गया है इंडिया के हाथ में, डिक्लेयर कर दिया गया। तो मुत्तकी ने तो डिक्लेयर नहीं किया, या उस समय तो कहीं बात ही नहीं है कि बगराम इंडिया के पास जा रहा है। क्यों नहीं है? इतना सीक्रेटली काम चल रहा था। ये चीजें देखने वाली हैं। आप अगर देखें तो स्टेटमेंट्स बहुत अलग हैं और काम बहुत अलग है। ट्रंप जो बोलते जा रहे हैं, ट्रंप बोले में, ट्रंप चाचा जितना बोले, लेकिन ट्रंप चाचा के साथ एक प्रॉब्लम है, वो बोलते कुछ है और कंट्री करता कुछ है। वो हमें प्रेडेटर ड्रोन्स तो आ ही रहे हैं, चलिए ठीक है, वो तो अच्छी बात है। साथ में हमें इंजन्स भी आ रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। वो हमसे बात कर रहे हैं कि आप अपना हमसे फिफ्थ जनरेशन फाइटर ले लो। हम कहते हैं टेक्नोलॉजी दो, वो कहते हैं टेक्नोलॉजी आज तक किसी को नहीं दी। टेक्नोलॉजी रशिया देने के लिए तैयार हो गया। SU-57 आ भी रहा है, इंडिया में ज्वाइंट प्रोडक्शन भी बनेगा, सब कुछ तैयार है। वो एक बार में बोल रहा है कि लो, तो हमें भी इसका फायदा है और बहुत फायदा है इसका। तो ये चीज अगर आप सीधे सीधे देखें
कि ये रेड फोर्ट पे आके रुकती है? नो, रेड फोर्ट हैज बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स। और दूसरी चीज, आगे आने वाले टाइम में हम देखें, आगे आने वाले टाइम में अगर इंडिया में एक बार 5th जनरेशन फाइटर प्रोडक्शन शुरू हो गया तो इट्स गोइंग टू बी अ मिरेकल इन द सेंस कि 5th जनरेशन फाइटर बनाया ही बहुत कम ने है। दूसरा, इंडिया वो डिफेंस कैपेबिलिटीज अपने घर में बनाना शुरू कर देगा जिनकी जरूरत है। एक चीज और, कि अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि इंडिया जितनी डिफेंस कैपेबिलिटीज बना रहा है वो पाकिस्तान के लिए बना रहा है, माफी चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। S-400 आए थे तो सिर्फ एक पाकिस्तान की साइड लगा है, बाकी सारे चाइना की साइड है। तो हमारा टारगेट ही चाइना है और हम टारगेट को अपने को पहचानते हैं और अमेरिका भी जानता है कि हमें इंडिया के साथ कहां पे कोऑर्डिनेशन करना है। वियतनाम, हमारा अभी वियतनाम से हमारी कितनी, हमने तो ब्रह्मोस तक दे दिया, उसके साथ साथ फिलीपींस, उसके साथ साथ दूसरी चीजें। तो यहाँ पे पाकिस्तान गोज आउट ऑफ पिक्चर। पाकिस्तान अपने आप को रेलेवेंट कोशिश कर सकता है कि देखो हमारे लिए है, हमारे खिलाफ है। पाकिस्तान के आसिफ मुनीर साहब गए भी अमेरिका, बहुत सारी बातचीत हुई, उसके बाद भी पाकिस्तान को कुछ मिला हो मुझे उस पे शक है, लेकिन इंडिया को कितना कुछ मिल रहा है ये सबके सामने। तो रेड फोर्ट के बाद एक फेस सेविंग सब कर रहे हैं, सब करेंगे, लेकिन एक्शन करना प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उनके अपने स्टेटमेंट से दैट इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। और इसके बाद अगर ट्रंप वैसे तो वो 1%, ट्रंप का भी तो कोई स्टेटमेंट नहीं है, अगर ट्रंप लगाना भी चाह रहे हैं तो वो कितने भी लगा लें वो होगा कुछ नहीं उसमें। इंडिया अपनी चीजों पे आगे जरूर बढ़ेगा। अच्छा रोहित जी, एक तो आपने कहा कि गवर्नमेंट्स जो है सोना खरीद रही है, इंडिया की गवर्नमेंट भी बहुत सोना खरीद रही है, लेकिन उसका आम आदमी को भी तो नुकसान हो रहा है ना। अब कल मेरी किसी इंडियन दोस्त से बात हो रही थी, तो उसकी शादी है चंद दिनों में, तो वो मैंने पूछा कितना खर्चा हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो कहने लगे कि कम से कम 1 करोड़ का खर्चा होगा। तो मैंने कहा दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। कहता यस, बिकॉज गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव। तो एक आम आदमी को ये भी तो बर्दाश्त करना पड़ रहा है ना। और दूसरा ये बताइएगा कि इफ यू वर अ बैटिंग मैन तो कितने परसेंट चांसेस हैं, कितने परसेंट पे आप बैट करेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है इंडिया पाकिस्तान की एक सीरियस जो है वॉर होगी या कम से कम स्कर्मिशेस होंगी? I will say it's going to be somewhere around 95% के 1 महीने में एक्शन हो जाना चाहिए, 95%। और उसका रीजन ये है कि हम जो देख रहे हैं जिस तरीके की स्टेटमेंट्स पहले आ रही थी, एक चीज के वो स्टेटमेंट्स देने से पहले कि यानी एक्ट ऑफ टेररिज्म, एक्ट ऑफ वॉर, वो स्टेटमेंट देने से पहले ना तो प्राइम मिनिस्टर ने एंटिसिपेट किया था, ना होम मिनिस्टर ने, ना डिफेंस मिनिस्टर ने, किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतनी जल्दी अटैक हो जाएगा। पहली चीज, सबने ये सोचा था, पाकिस्तान को भी यही पता था कि अब टेरर अटैक्स इतनी आसानी से नहीं होने वाले, क्योंकि जितनी भी जगह से टेरर अटैक हुआ था वहां पे इंडियन अटैक। लेकिन जैश अगर ऐसा काम कर गया है तो अब प्राइम मिनिस्टर को भी दिखाना जरूरी है, इंडिया को भी ये दिखाना जरूरी है कि अगर आप करेंगे तो वी कैन रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो ये काम 1 महीने के अंदर 95% होना चाहिए। और 1 महीने में नहीं होता, और कोई सपोजिंग डॉक्टर मुक्तदिर खान ने बिल्कुल सही बोला था, उनकी एनालिसिस बिल्कुल सही थी कि अमेरिका अंदर घुस गया, तो अमेरिका अंदर घुसेगा तो बहुत बड़े कंसेशंस देने पड़ेंगे पाकिस्तान को। हो सकता है कि हाफिज सईद या जैसे बोलते हैं मसूद अजहर, इनमें से कोई एक हैंडओवर करना पड़ जाए या दोनों हैंडओवर करने पड़ जाए इंडिया को, तब जाकर के इंडिया ये दिखा पाए कि नहीं जी हमने वो परपेट्रेटर्स पकड़ लिए। इस अटैक के बाद भी जो स्टेटमेंट था डिफेंस मिनिस्टर का कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ने नेक्स्ट डे अपना भूटान में स्पीच में, पूरी स्पीच हिंदी में थी लेकिन इंग्लिश में एक सेंटेंस बोला, नोबडी विल बी स्पेयर्ड। नोबडी विल बी स्पेयर्ड मींस, और वो इंग्लिश में क्यों बोला, ताकि बहुत क्लियर मैसेज चला जाए वेस्टर्न वर्ल्ड को, यूएन को, अमेरिका को, और पाकिस्तान को भी, चाइना को भी, कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो लैंग्वेज रही है, उसके बाद वी आर एंटिसिपेटिंग कि ऐसा कुछ होना चाहिए। और आपने 1 महीने का टाइम दिया। एक हिंदुओं में जब डेथ होती है किसी की, उसके 13 दिन के बाद 13वीं होती है, तो पास्ट तो बताते हैं कि 13वीं से पहले एक्शन हो चुका है हर बार। इस बार वो एक्शन थोड़ा डिले हो सकता है, द रीजन बीइंग
बिहार में इलेक्शन प्रोसेस चल रहा था, तो बिहार की इलेक्शन के रिजल्ट्स का इंतजार किया जा रहा था। हो सकता है डिले हो जाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है कि 13वीं से पहले वो काम कर लेते हैं, तो हो सकता है कि हम 13वीं से पहले देखें। अब प्राइम मिनिस्टर ने इस पे बोलना बंद कर दिया, इससे एंटिसिपेशन और ज्यादा होता है कि कहीं ना कहीं प्रोसेस चल, इसमें कोई शक नहीं। एक चीज और कि दूसरे कंट्रीज से भी बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे। कंडेम किया एक दो ने, ठीक है, कुछ कंट्रीज ने कंडेम किया, नो डाउट, लेकिन कंडेम करने के बाद जैसे ट्रम्प पहले स्टेटमेंट दे रहे थे, पिछली बार जब बालाकोट हुआ था तो ट्रम्प का स्टेटमेंट था कि इंडिया इज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, दे आर अप टू बिग, अप टू समथिंग बिग। इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो लेट्स वेट एंड वॉच, क्योंकि हम जो चीजें देख रहे हैं, हमारी एक्सरसाइज अब भी चल रही है, प्रिपेयर्डनेस पे है गवर्नमेंट, प्रिपेयर्डनेस पे है आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान भी अपनी प्रिपेयर्डनेस चेक कर रहा है। पाकिस्तान के भी मैं आज ही का बताऊंगा, तो मैंने आपको जो बताया कि लो फ्लाइट पे हेलीकॉप्टर्स उड़ते देखे गए हैं, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, ये बोलूंगा मैं। अच्छा रोहित जी, पाकिस्तान में आजकल एक बहुत पॉपुलर नैरेटिव है कि जब भी कोई इलेक्शंस होते हैं ना इंडिया में, कोई ना कोई टेररिस्ट इंसिडेंट हो जाता है, और उसकी इम्प्लीकेशन क्या है, इंसिन्यूएशन क्या है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस होते हैं, यानी इंडियन गवर्नमेंट खुद करती है। तो इलेक्शन से पहले इस तरह का जो है ना, आप चूंकि पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तानी सोशल मीडिया को काफी क्लोजली वॉच करते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस आर्ग्यूमेंट के बारे में? पुलवामा से पहले कोई इलेक्शन नहीं था, पुलवामा से पहले कोई इलेक्शन नहीं था, और अगर बीजेपी गवर्नमेंट ये काम करा ही रही थी इलेक्शन जीतने के लिए, तो एक दिन पहले कराने की जगह ये 5 दिन पहले, 10 दिन पहले कराती, ताकि दोनों फेज घुस जाते उसमें। दूसरी चीज, जो डिटेल सामने खुद पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसीज दे रही है, ये है कि ये जो है, ये ब्लास्ट करना नहीं था उस डॉक्टर ने। 6 दिसंबर की डेट, 6 दिसंबर की डेट, 6 दिसंबर के आसपास भी कोई प्लान नहीं था, कोई इलेक्शंस नहीं थे, तो इलेक्शंस वाली थ्योरी पाकिस्तान पहले भी देगा। पाकिस्तान के बहुत सारे जर्नलिस्ट इस पे वो तो अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं, मैं उनसे कोई ये गिले शिकवे भी नहीं रखता, उनकी ड्यूटी है, और एक जर्नलिस्ट अगर अपने कंट्री का स्टैंड को नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा, सच बात है। तो उनकी ड्यूटी है, वो कर रहे हैं। तो फैक्ट इज कि इस आर्ग्यूमेंट में कोई वो हमें नहीं दिखता। अगर इलेक्शन 6 दिसंबर को होते ही, क्योंकि इतना आरडीएक्स, सिर्फ 2 किलो आरडीएक्स क्यों यूज करेगा कोई आदमी 3000 किलो आरडीएक्स रखने के बाद, एमोनियम नाइट्रेट, सॉरी, सिर्फ 2 किलो एमोनियम नाइट्रेट क्यों यूज करेगा 3000 के बाद? 3000 क्यों लाया गया था? 3000 किलो, इतना बड़ा नेटवर्क क्यों बनाया गया था? लाल किला वाज सर्टेनली ऑन द टारगेट अलोंग विद मेनी अदर मार्केट्स ऑफ दिल्ली, लेकिन 6 दिसंबर का था, तो 6 दिसंबर के आसपास कोई भी इलेक्शन नहीं थे। पुलवामा जब हुआ, जो जहां पे लोगों का रिलीजन पूछ पूछ के गोली मारी गई, वहां पे भी कोई इलेक्शन उसके आसपास नहीं था। पहलगाम की बात कर रहे हैं? सॉरी, पहलगाम, सॉरी, माफी चाहूंगा, पुलवामा के बाद तो इलेक्शन था, पहलगाम के आसपास भी कोई इलेक्शन नहीं था। तो ये चीजें, ये थ्योरी बिल्कुल गलत है कि बीजेपी गवर्नमेंट ही करवा रही है या गवर्नमेंट ही करवा रही है। यस, गवर्नमेंट्स डू इंडल्ज इन सच एक्टिविटीज, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन यहां मैं क्लीन चिट दूंगा। ये भी मैं नहीं बोल रहा कि हमारी गवर्नमेंट ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, ये भी नहीं बोल रहा कि कोई और गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। वी हैव प्रूफ कि कौन सी गवर्नमेंट्स है, कहां पे इन्वॉल्व है। बहुत सारे प्रूफ्स आप अपने कंट्री में भी देख सकते हैं, जहां पर खुद ही लोगों ने आके बोला कि ये अटैक गवर्नमेंट की तरफ से हुआ, ये अटैक गवर्नमेंट की तरफ से हुआ। लेकिन यहां मैं क्लीन चिट दूंगा हमारी गवर्नमेंट को कि क्योंकि टाइमिंग ऐसी थी जिसके आसपास कोई इलेक्शन नहीं था, तो ये माने नहीं लगता। हाँ, हम नेटवर्क्स जो देख रहे हैं, तुर्की से, टर्की से चल रहा है, हम नेटवर्क्स जो देख रहे हैं, दुबई गया एक आदमी, दुबई से फंडिंग लेके आ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि 2 महीने से अमोनियम नाइट्रेट रखा जा रहा है, स्पेसिफिकली डॉक्टर्स ऑन टारगेट। क्यों डॉक्टर्स ऑन टारगेट, ये भी देखने की बात है। हम लोग अब तक ये सुनते आ रहे थे कि अनपढ़ लोगों को, जिनके पास जॉब नहीं है, वो ऐसे टेरर में घुसे हुए हैं। डॉक्टर्स पे शक नहीं जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स आर अंडर एन ओथ। पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी डॉक्टर्स एक ओथ में होते हैं कि मैं सिर्फ जान बचाऊंगा, किसी की जान लूंगा नहीं। तो वो ओथ भी तोड़ने की बात होती है वहां पे,
इसलिए डॉक्टर्स पे आसानी से शक नहीं जाता है। ये गेम इसी एंगल से खेला गया, लेकिन पूरा नेटवर्क हमारे सामने आ चुका है। अभी तो हमें दिख रहा है कि इसमें बांग्लादेश से भी कई तार जुड़ रहे हैं। सारा एक्सप्लोजिव तो खैर इंडिया से, ज्यादातर एक्सप्लोजिव इंडिया से ही खरीदा गया था, तो उसमें बाहर से एक्सप्लोजिव आने की बात नहीं थी। लेकिन हाँ, बांग्लादेश जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स गए थे एमबीबीएस करने पढ़ने, उनको भी इंडोक्ट्रिनेट करने की कोशिश की गई थी। तो ये एक लार्जर प्लान है, सबके सामने प्लान है। टर्की से अगर कुछ चीज चल रही है, टर्की की गवर्नमेंट तो डिनाई कर रही है, नो डाउट, लेकिन अगर देखें तो टर्की बातचीत हुई है, उसका एविडेंस अवेलेबल है। जो मैडम डॉक्टर थी शाहीन, उन्होंने खुद माना है, उसको तो पाकिस्तान डिनाई करेगा, उन्होंने खुद माना है कि उन्होंने मसूद अजहर की सिस्टर से बातचीत की है, उनके कहने पे यहाँ मॉड्यूल चल रहा था। उस लेडी ने अपने बच्चे तक छोड़ दिए थे सिर्फ इसी जिहाद के लिए। मुझे नहीं लगता कि एक डॉक्टर को जन्नत जाने के लिए किसी को मारना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर्स जो काम करते हैं, लोगों की लाइफ बचाना, लोगों की को क्योर करना, उसी से जन्नत बड़े आराम से मिल सकती है। तो देयर इज समथिंग मोर टू इट व्हिच बेसिकली इज अ प्रॉब्लम। और हम अभी आगे आने वाले टाइम में देखेंगे, जब ये पूरा आपके सामने खुल जाएगा, पूरा नेटवर्क खुल जाएगा, तब हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हुआ था और अभी और कितने मॉड्यूल्स पे काम चल रहा है। क्योंकि 32 कार को ये 10-15 जो डॉक्टर्स हैं ये नहीं ले जा सकते। 32 कार को ले जाने के लिए कम से कम 32 से 35 लोग चाहिए। तो वो 32 से 35 कहाँ हैं? अभी उनकी भी जांच चल रही है, अभी वो भी पकड़े जाएंगे। अच्छा रोहित जी, यहाँ पे मैं आफिया सिद्दीकी का भी जिक्र करूं। उन्होंने भी अपने मियाँ को छोड़ दिया था, और उनका मियाँ भी बड़ा रिलीजियस माइंडेड आदमी था, डॉक्टर अमजद, और वो बार बार उनको कहनी थी कि हमें जिहाद के लिए अफगानिस्तान जाना है। वो डॉक्टर अमजद उनको किसी मुफ्ती के पास भी लेके गया, और मुफ्ती ने भी कहा कि आपके ऊपर ये फर्ज नहीं है, ये ऑब्लिगेशन नहीं बनती है आपके ऊपर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन। और लेकिन उन्होंने इसरार किया, एंड शी डिवोर्स्ड, उनको तलाक दे दी या खुला ले ली डॉक्टर अमजद से। और उन्होंने फिर एक और बंदे से शादी की थी जिसकी रिपोर्ट्स हैं, और वो जो है खालिद शेख मोहम्मद का कहा जाता है कि नेफ्यू है। आपने बड़ी थॉटफुल और थॉट प्रोवोकिंग बातें की, और अगर कोई दोस्त अपोजिंग व्यू देना चाहे तो ही और शी इज वेलकम। थैंक यू।